नमस्कार मित्रों, हम प्रारंभ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास में हमने जो इससे पहले हमने जो चैप्टर देखा वो था मुख्यतः पूर्व पाषाण काल के बारे में। हमने बताया था आपको पूर्व पाषाण काल के दौरान जो है वाडकर बीएस वाडकरकर के द्वारा काफ़ी खोजें की गई, प्रारंभकर्ता वगैरह रहे उसमें सांकलिया और खत्री और डिटेरा जैसे बड़े विद्वान रहे जिन्होंने उन खोजों को किया। अब हम पूर्व पाषाण काल के बाद देखें, हम मध्य पाषाण काल के बीच में आते हैं। तो मध्य पाषाण काल की जो खोज थी वो मुख्यतः नेवासा क्षेत्र में हुई थी। नेवासा जो कि महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर इसको खोजा गया था। हम कहें मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, तो हम जनरली एक ही नाम लेते हैं, डॉक्टर सांकलिया का। डॉक्टर सांकलिया का बड़ा नाम है, इन्हीं के द्वारा अधिकतर खोजें की गई हैं, तो एक कॉमन नाम रहेगा। शुरुआत वाडकरकर की हम मानेंगे, बीएस वाडकर की हम शुरुआत मानेंगे जिन्होंने भीमबेटका में पूर्व पाषाण काल और अन्य पाषाण कालों की खोज की थी। नेवासा में पूर्व पाषाण काल की भी खोज हुई, लेकिन मध्य पाषाण कालीन औजार बहुत ज़्यादा प्राप्त हुए हैं नेवासा महाराष्ट्र के क्षेत्र में। हम मध्य पाषाण काल के हथियारों के बारे में बात करें तो ये महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो इनके जो हथियारों के प्रकार थे वो आमतौर पर फलक टाइप के थे, फलक या फनल टाइप के थे। छेदड़ियाँ, बेधड़ियाँ, क्वार्ट्ज का प्रयोग किया गया था, क्वार्ट्ज पत्थर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, क्वार्ट्ज के पत्थरों का प्रयोग किया गया था, स्फटिक के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। मतलब पत्थरों की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अच्छे पत्थरों का उपयोग शुरू हो गया था। स्फटिक जैसे पत्थर आ गए थे, तेज पत्थर आ गए थे। जैसे देखा उत्तर पाषाण युग में स्फटिक पत्थरों का ज्यादातर उपयोग देखने को मिला है। यहाँ पर मुख्यतः भीमबेटका क्षेत्र में खोज हुई थी। भीमबेटका क्षेत्र में हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो बीबी मिश्रा हैं, बीबी मिश्रा ये खोज करता रहे हैं भीमबेटका क्षेत्र में। भीमबेटका क्षेत्र में जैसा हमने बताया था कि बहुत बड़ी मात्रा में जो है अपने को शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, माने पत्थरों के ऊपर चित्रकारी की गई है, ऐसा अपने को वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिला है। भारतवर्ष में, भारत भूमि पर सबसे अधिक अगर शैल चित्र या फिर गुफा लेख आदि चीज़ें मिली हैं तो वो भीमबेटका मध्य प्रदेश क्षेत्र है। यहाँ सबसे अधिक शैल चित्र मिले हैं। हम जानते हैं सभ्यताओं का मिलन मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी क्षेत्र में होता है। हम बात कर रहे हैं आदमगढ़ क्षेत्र में जो है, यहाँ पर जो है पशुओं की अस्थियां मिली हैं, पशुओं की अस्थियां मिली हैं। तो मतलब हड्डियां मिली हैं पशुओं की। तो मुख्यतः जिन पशु की हड्डी मिली है उसमें महत्वपूर्ण मुख्य पशु है कुत्ता। कुत्ते की अस्थि ज्यादा मिली है। तो कुत्ते की अस्थि ज्यादा मिली है तो हम कहते हैं मनुष्य ने पशुओं का पालन प्रारंभ किया मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल खोज करता है बीबी मिश्रा। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो प्रथम पालतू पशु कुत्ता मिला है। तो हम देखें तो मनुष्य ने पहला पशु कौन सा पाला, तो हम लिखेंगे कुत्ता। मनुष्य जो है आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति हुई, हम कहते हैं होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव, होमो सेपियंस सेपियंस, आधुनिक मानव की जो उत्पत्ति हुई, आधुनिक मानव 40,000 साल पूर्व, 40,000 साल पूर्व जो आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई वह हुई है मध्य पाषाण काल के दौरान। आधुनिक मानव 40,000 साल पहले ही उत्पन्न हुए
और मध्य पाषाण काल के दौरान उनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है। फलक जैसे हथियार थे, बेधड़ियां शेरनियां भी थी, धनुष तीर कमान भी थे, और जो पत्थर थे वो आकार में छोटे हो गए थे, काफी लघु पत्थर थे। तो पत्थरों का आकार कम हो गया था, भारी भारी पत्थर की जगह छोटे पत्थर लेकिन नुकीले पत्थरों का उपयोग किया गया, जिससे किसी पशु को मार पाना आसान होता था। लंबे लंबे भालों का प्रयोग किया गया। ऐसे चित्र भीमबेटका आदि से प्राप्त होते हैं। ये मध्य पाषाण काल में जनरली है ना ये घटनाएं घटती हैं। हम मुख्य क्षेत्र देखेंगे तो दक्षिण मध्य प्रदेश का भाग ही हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें देवास, होशंगाबाद, इंदौर, खंडवा, खरगोन, हरदा, जो आपका ये पूरा मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा, जो दक्षिण का पार्ट अपने को पड़ता जाता है, ये पूरा दक्षिण मध्य प्रदेश जो है लगभग महत्वपूर्ण रहेगा मध्य पाषाण कालीन खोजों के लिए। ठीक है। देखेंगे उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग और मध्य पाषाण युग लगभग समान है, ज्यादा अंतर नहीं है। उत्तर पाषाण और मध्य पाषाण में हम जनरली इस बात का अंतर कर लेते हैं कि जो उत्तर पाषाण युग है उस बीच में जो खोजें हुई हैं उसमें बहुत छोटे हथियार मिले हैं। कई हथियारों का आकार जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये चीज बहुत वो है कि 15-15 सेंटीमीटर के इन्होंने हथियार बना रखे थे और काफी पतले और काफी उपयोगी हथियार बनाए थे। तो ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में। तो उत्तर पाषाण काल में वही एरण, बेसनगर, नवदा टोली, भीमबेटका, आदमगढ़ जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र, उज्जैन, नागदा महत्वपूर्ण है। नागदा क्षेत्र में इससे जुड़े हुए अधिकतर अवशेष मिले हैं उत्तर पाषाण काल से संबंधित। जैसा अपन देखते हैं चंबल नदी के किनारे, नागदा में चंबल नदी के किनारे और मालवा क्षेत्र में भी काफी ज्यादा मात्रा में अवशेष प्राप्त हुए हैं। सीप से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो यहाँ के लोग जो है मनके गुड़िया वगैरह बनाना जानते थे, मतलब सीप के आभूषण वगैरह बनाना जानते थे। तो ये एक अच्छी चीज थी कि इस बीच में हम देखते हैं उद्योग व्यापार भी शुरू हो गए थे। कार्बन 14 डेटिंग विधि के माध्यम से हम देखें तो यह सभ्यता 5500 ईसा पूर्व में आई थी। कार्बन डेटिंग विधि से हम उन इतिहास को जानते हैं जो इतिहास मनुष्य द्वारा रचित हुए। लेकिन जब प्राकृत से कोई चीज की उत्पत्ति हुई है उसको जानना है तो हम यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। ये लाखों वर्ष के आंकड़े, करोड़ों वर्ष के आंकड़े देती है। इनकी अर्ध आयु लाखों वर्ष में होती है। कार्बन डेटिंग की बात करें तो ये 5700 वर्ष तक की इनकी आयु काल चलता है, अर्ध आयु। माने आप 10,000 से 15,000 वर्ष तक के बीच के आंकड़े को ले सकते हैं, उसके आगे के भी आंकड़ों को आप ले सकते हैं। तो जनरली हम कार्बन डेटिंग विधि की बात करेंगे तो जब भी सभ्यताओं का उदय होगा, मनुष्य ने आग जलाना शुरू किया होगा या आगों से कोई आग के माध्यम से कोई वस्तु बनाई होगी तो कार्बन उत्पन्न किया होगा और उन वस्तु में कार्बन उपस्थित होगा। तो उस कार्बन में कार्बन 14 एक समस्थानिक है, आइसोटोप है, जो रेडिएशन के माध्यम से नष्ट होता जाता है और अर्ध आयु काल उसका हाफ टाइम ड्यूरेशन निकाल करके हम वस्तु की आयु को ज्ञात कर पाते हैं। सटीक जानकारी तो हम नहीं कहेंगे इसको, लेकिन एक अच्छा अंदाजा लगता है कि एवरेज इन 100-200 वर्षों में, 500 वर्षों में यह घटना घट गई होगी। 100-200 वर्ष का अंतर कहीं कहीं बनता है, फिर भी बहुत नजदीक। यूरेनियम डेटिंग विधि काफी सीधी सटीक जाती है। जैसे हमें पता करना है धरती पर पहला पर्वत अरावली है, क्या धरती पर पहला पर्वत अरावली ही है? क्या धरती की पहली चट्टान धारवाड़ है? ये हमें पता करना है तो यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं हाँ, सबसे पहले अरावली आया, सबसे पहली चट्टान धारवाड़ बनी और इस प्रकार से जो है धरती का निर्माण कैसे हुआ, समुद्र का निर्माण कैसे हुआ, सूर्य कैसे बना, कब बना,
कितने युग पहले बने, ये धरती आसमान, ये सूर्य चंद्रमा कब बने, तो यूरेनियम डेटिंग विधि इसका सही उदाहरण है। और मनुष्य का समाज कब बना, सामाजिक जीवन कब शुरू हुआ, कब उसने पहले हथियार बनाए, कब पहले औजार बनाए, कहाँ से उसने भोजन पानी शुरू किया, कार्बन बताएगा। समझेंगे? कार्बन डेटिंग विधि बहुत महत्वपूर्ण विधि है, काफी सटीक जानकारी देती है। उसके अलावा भी विद्वानों के अपने मत होते हैं, वो मत भी काफी सटीक जानकारी देते हैं। नवपाषाण युग उत्तर पाषाण काल के बाद आता है। नवपाषाण युग की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे एरण, जो अपना सागर क्षेत्र है, एरण के सागर से हमें प्राप्त हुआ है इसकी जानकारी। मुंबईया कुंडम, ये अलग अलग क्षेत्र है। मुंबईया कुंडम जबलपुर के क्षेत्र हैं, इनसे हमें जानकारी प्राप्त हुई है, जबलपुर से। नवपाषाण युग की चीजें प्राप्त होती हैं हटा, दमोह से, होशंगाबाद और छतरपुर से। हमें एक जो है नवपाषाण युग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। निर्माण में देखेंगे तो निर्माण में हम देखेंगे तो कृषि, शस्त्र, समाज, पहिया, तो कई चीजों का आविष्कार इस बीच में हुआ। हल, जिसे खेती करते हैं, है ना, हल। तो कृषि का आविष्कार नवपाषाण युग की देन है। समाज का एकत्रीकरण नवपाषाण युग की देन है। शस्त्र, अच्छे शस्त्रों का निर्माण भी इसी बीच में हुआ। समाज का निर्माण भी इसी बीच में हुआ, लोग एकजुट रहने लगे। पहिए वगैरह का आविष्कार भी हुआ, क्योंकि जब से बर्तन बनने शुरू हुए, तो हम कहेंगे उत्तर पाषाण काल में भी बर्तनों का निर्माण देखने को मिला है। तो बर्तनों के अगर निर्माण हो रहा है तो बिना पहिए के निर्माण नहीं होता। फिर भी अगर हमको देखना पड़े तो पहिए का जो विकसित रूप आया वो नवपाषाण युग में आया। जब मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारंभ किए तो पहिए के बहुत ज्यादा उपयोग हुए और बहुत अधिक मृदभांडों का निर्माण हुआ। बहुत अधिक जो वो हैं मिट्टी के बर्तन हैं उनका निर्माण हुआ। तो देखा जाए तो हम मध्य पाषाण काल में टिक लगा सकते हैं पहिए का निर्माण। ठीक है, मध्य पाषाण काल में पहिए का निर्माण हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत हो ही गई थी। इसके अतिरिक्त अपन देखें विभाजन। विभाजन की हम बात कर रहे हैं तो नवपाषाण युग का विभाजन 5 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हम देखते हैं उत्तर में जो खोजें हुई उनको हम इसमें देखते हैं। दक्षिण भारत में जो खोजें हुई हैं उसको हम देखते हैं। पूर्वी भारत में अर्थात बंगाल वगैरह बिहार क्षेत्र में जो खोजें हुई हैं उनको हम देखते हैं। मध्य भारत मतलब मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो खोजें हुई उनको देखते हैं। पूर्व मध्य भाग में हम उड़ीसा वगैरह इधर की खोजों को जनरली देखते हैं। तो हम कहें मध्य प्रदेश की खोज जो होती हैं वो मध्य भाग में होती हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जो भी चीजें खोजी गई हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण, अन्य पाषाण काल, ताम्र पाषाण युग आदि, इसकी जानकारी हमको प्राप्त होती है मध्य प्रदेश में। तो हम मध्य की खोजों पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं, हम बाकी की खोजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इनके अनुसार हम चलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं ताम्रपाषाण युग की। ताम्रपाषाण युग जो है तांबे का युग है। ताम्रपाषाण युग ये पहला धातु है, प्रथम धातु है जो मनुष्य ने खोजा। प्रथम धातु तांबा, मनुष्य द्वारा खोजी गई पहली धातु तांबा है। प्रथम मिश्र धातु कांसा है। मनुष्य ने मिश्रित धातु जो पहली बनाई वो कांसा थी। चूंकि ताम्र युगीय सभ्यता मध्य प्रदेश में रही, लेकिन कांस्य युगीय सभ्यता जो है वो रही सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के ज्यादा प्रमाण मध्य प्रदेश में प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के ज्यादातर प्रमाण मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में देखें तो महत्वपूर्ण रूप से जो सभ्यता मिली है, जो इन स्थानों पर मिली है, ताम्रपाषाण तांबे की सभ्यता जो मिली है,
तांबा हल्की धातु है, इससे ज्यादा वजनी काम तो नहीं कर सकते, लेकिन थाली प्लेट ये सब चीजें बना सकते हैं। जो हल वगैरह बनाए गए नवपाषाण युग में वो तो पत्थर के थे। ताम्रपाषाण युग में जो हल बनाए गए उन हलों का जो फलक होता है, नुकीला भाग होता है, उसमें तांबे की प्लेट चढ़ाई गई। तो तांबे के औजार, तांबे के गहने, तांबे के बर्तन आदि का निर्माण हुआ। यहां हम देखें नागदा में इसकी खोज हुई। नागदा मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र में इसकी खोज हुई। नागदा उज्जैन में खोज हुई। ठीक, उज्जैन नागदा में खोज हुई। चंबल नदी के किनारे है, महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नवदा टोली में भी इसकी खोज हुई। नवदा टोली में हम देखें तो इसकी खोज जो है करीब 1660 से 1440 के मध्य हुई। नवदा टोली में महेश्वर, मंडलेश्वर, नवदा टोली महेश्वर में 1660 से 1440 ईसा पूर्व के मध्य यह सभ्यता देखने को मिलती है। कायथा की बात करें तो कायथा उज्जैन की सभ्यता है। उज्जैन क्षेत्र में कायथा मुख्यतः रही। कायथा की अपन बात करें तो करीब 2015 से यह सभ्यता अस्तित्व में आई कायथा, और करीब 1380 तक रही। 2015 से 1380 के मध्य उज्जैन में यह सभ्यता कायथा में रही। बेसनगर की बात कर रहे हैं तो बेसनगर क्षेत्र में जो है बेसनगर क्षेत्र में सभ्यता 1100 से 700 के मध्य में रही ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व में सभ्यता रही। मैंने कह चलिए 7, 3, 10, 11, 300 साल सभ्यता रही बेसनगर क्षेत्र में। एरण सागर क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं तो करीब सन 2000 से ये 700 ईसा पूर्व के मध्य सभ्यता रही। सन 2000 से 700 ईसा पूर्व के मध्य सभ्यता रही एरण में। एरण कहां? जिला सागर। अपन देखा था सागर के संस्कृत विश्वविद्यालय में काफी बड़ी मात्रा में खोज की है। ठीक है, हमने ये यूनिवर्सिटी देखा था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया देखा था, ठीक है, तो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारत देखा था, पुणे को हमने देखा था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार हमने देखा था। तो इन लोगों ने मिलकर काफी खोजें की थी मध्य प्रदेश में, तो उसमें सागर का भी बहुत बड़ा नाम, सागर बहुत खोजी हुई। कायथा में विशेषता ये है भूरे मिश्रित मृदभांड मिले हैं, ब्राउन स्लीव्ड वियर जिसे कहते हैं, मिट्टी के बर्तन, भूरे मिश्रित मृदभांड मिले हैं। ठीक है, तो भूरे मृदभांड संबंधित है कायथा उज्जैन से। मालवा में जो है मृदभांड मिले हैं हल्के पीले रंग के मिले हैं, नारंगी भी रंग के हैं और काले रंग की उस पर पॉलिश है। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो मुख्यतः 4 बड़े रंगों का उपयोग किया जा रहा है, पीला, नारंगी, काला, सफेद, 5 रंग, सॉरी भूरा, पीला, नारंगी, काला और सफेद, 5 रंगों का मुख्य उपयोग किया गया है इस सभ्यता के अंतर्गत देखा जाए तो। ठीक है, तो काली पॉलिश, तो ये लोग कलर करना जानते थे ताम्रपाषाण कालीन लोग, लेकिन हम देखें तो ये सभ्यता सैंधव सभ्यता से काफी कुछ अलग थी। जहां हम सैंधव सभ्यता की बात कर रहे हैं वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, थोड़ी विकसित थी और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यापार भी हुआ करते थे। लेकिन हम जब ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता की बात करते हैं तो इनके व्यापार अंतरराष्ट्रीय नहीं थे, परंतु उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र से, गंगा यमुना का जो क्षेत्र है वहां से मुख्य रूप से बालाघाट, होशंगाबाद के जो सागर में जो कुछ चीजें मिली हैं
वो उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना इलाहाबाद और इधर के क्षेत्रों से, वाराणसी के क्षेत्रों से मेल खाती है। माने लेकिन इतना मेल नहीं खाती हम कहें कि दोनों में व्यापार भी होता था। यूपी और एमपी के मध्य में व्यापार नहीं था, लेकिन लगभग निर्माण की गई वस्तुएं एक जैसी देखने को मिलती हैं। जैसे चांदी का एक सींग प्राप्त हुआ है, बैल का सींग प्राप्त हुआ है चांदी का, वो दोनों जगह मिला है, गंगा यमुना में भी मिला है और यहाँ बेतवा में भी मिला है, लेकिन दोनों की आके आकार आकृति में परिवर्तन है, थोड़ा अंतर है। जिसे हम कहेंगे कि व्यापार में इतना तो नहीं था ताम्रपाषाण युग में, लेकिन ताम्रपाषाण युग मध्य प्रदेश में अलग से विकसित हुआ। इनकी अपनी बड़ी सभ्यता रही, उत्तर प्रदेश में अलग से विकसित हुआ। उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या रही या बाकी जगहों की स्थिति क्या रही, वो सैंधव सभ्यता के साथ हो गए। मध्य प्रदेश और नीचे का भाग जो है यह सैंधव सभ्यता के साथ नहीं, ताम्रपाषाण युग अलग के साथ रहा। तो देखें तो दक्षिण भारत में ज्यादा अवशेष नहीं मिले, उत्तर भारत में अधिक अवशेष हैं, जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। पाषाणकालीन, ताम्रपाषाणकालीन, शैलचित्र, महाशैल अभिषेक की। नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं। ताम्रपाषाण के बाद जो है महापाषाण युग। महापाषाण युग और महापाषाण युग के बाद अपन देखेंगे कि पुराणों में, इतिहास पुराणों में, हमारे प्राचीन ग्रंथों में मध्य प्रदेश का क्या स्थान रहा। धन्यवाद।